अब चौथे हिस्से की हाँ तरफ जी मेरा ख्याल साहब। है चलते हैं, क्योंकि अभी तक कोई क्वेश्चन तो हम्म। नहीं आया। तो फोर्थ टॉपिक जो आज हम लेके आए हम्म। हैं वो है हमारे जो डॉक्टर्स हम्म। दोस्त हैं। दे कैन बी MBBS डॉक्टर्स, डेंटिस्ट, हम्म। नर्सेज, हम्म। और उसके अलावा जो हमारे होते हैं जो फिजिकल फिजियोथेरापिस्ट। हम्म। ये जो प्रोग्राम्स हैं इससे रिलेटेड बहुत से दोस्त आते हैं यहाँ पर, और हम्म। जो आना चाहते हैं तो उनके अक्सर सवाल आते हैं कि आप हमें टाइम नहीं देते। हम्म। तो शायद साहब ने इसके ऊपर काफ़ी जो है ना हम्म। मटेरियल जमा किया है, हम्म। और मैं बताता चलूँ कि हम इसके ऊपर आने वाले दिनों में प्रोग्राम्स करेंगे। हमारे कुछ दोस्त डॉक्टर्स हैं जिनसे हमने रिक्वेस्ट की है कि वो हम्म। आप स्पेसिफिकली इन डिटेल ये सारी हम्म। चीज़ों को कवर करें। हम्म। और कल हम लोग करेंगे जर्मनी के लिए स्पेसिफिक, कल नहीं, हम्म। परसों परसों हम लोग बिल्कुल। स्पेसिफिकली जर्मनी के लिए करेंगे। हम्म। वहाँ से हमें एक डॉक्टर हैं जो हमारी हेल्प करेंगी। हम्म। तमाम डिटेल्स की, जर्मनी में किसी भी डॉक्टर ने आना हो तो हम्म। क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या तरीका है, वो सारी चीज़ें हम परसों देखेंगे। हम्म। फिलहाल हम शाहिद साहब से सीखते हैं कि स्वीडन के लिए वो क्या स्पेसिफिक डिटेल्स हैं। हम्म। अच्छा, हेल्थ सेक्टर के अंदर अगर हम सर्च करें कि स्वीडन के अंदर कितने अदारे हैं, कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो 14 इंस्टीट्यूशन जो हैं वो मेडिसिन हेल्थ इससे रिलेटेड प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं। उनकी एग्जांपल्स मैं क्विकली आपको बता सकता हूँ। शालमर्स है, लंडन यूनिवर्सिटी है, ओरेब्रो यूनिवर्सिटी है, और उसके अलावा स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी है, उमी यूनिवर्सिटी है, उपसाला यूनिवर्सिटी है, कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट है, KTH है। तो ये आप इजीली सर्च कर सकते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर हेल्थ से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड प्रोग्राम्स ऑफर कर हो रहे हैं। मैं स्पेसिफिक एग्जांपल में आज जाना चाहूँगा कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट के मुतालिक। कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट जो है ये इनकी सबसे टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटी है। ये सिर्फ और सिर्फ इसकी एक ही फैकल्टी है, वो है मेडिकल हेल्थ। सही। और यूरोप में ये तकरीबन टॉप 10 में आती है हर साल, और दुनिया में टॉप 100 में हमेशा आती है। और इसके मुतल्लिक आपको थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन मैं ये बता दूं कि इनके जो प्रोफेसर हैं, तकरीबन 50 प्रोफेसर हैं जो कि नोबेल असेंबली का हिस्सा होते हैं, जो कि हर साल फिजियोलॉजी और मेडिसिन के से मुतल्लिका जो नोबेल प्राइज़ होते हैं वो ये लोग फाइनल करते हैं। तो इससे आप इस यूनिवर्सिटी की स्टैंडिंग जो है ना उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस यूनिवर्सिटी के 50 प्रोफेसर मिलकर नोबेल असेंबली बनाते हैं, जो कि मेडिसिन, फिजियोलॉजी और मेडिसिन के अंदर जो नोबेल प्राइज़ उन्होंने देने हैं हर साल, वो लोग उसको सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, अब अगली बात हो गई कि अगर आपने इधर आके पढ़ना है तो यहाँ पर बेसिकली मैंने लिंक्स डिफरेंट देख रहा था आज। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर इंग्लिश में ऑफ़र हो रहा है, लेकिन अगर आप कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट की वेबसाइट के ऊपर चले जाएं तो मेडिकल प्रोग्राम के मतलब सर्च करें तो वहाँ पर कुछ FAQs हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, डू यू ऑफर ए मेडिकल प्रोग्राम इन इंग्लिश एट कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट? तो जवाब में सबसे पहले उन्होंने लिखा हुआ है नो। कारोलिंस्का के अंदर जो मेडिकल प्रोग्राम ऑफर हो रहे हैं तो वो 5.5 इयर्स के हैं, और वो इंग्लिश के अंदर नहीं है, वो स्वीडिश के अंदर है। और स्वीडिश का लेवल 3 है, स्वीडिश 3, वो आपको अचीव करना होगा, उसके बाद आप इसके लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। तो अगर आपने कारोलिंस्का से आके मेडिकल पढ़ना है तो आपको पहले स्वीडिश सीखना जो है ना चाहिए होगी। एक चीज़ शायद साहब इसमें ऐड कर दें आपने, क्योंकि बताया स्वीडिश लेवल 3, तो स्वीडिश लेवल 3 बिल्कुल ऐसे है जैसे किसी बच्चे ने इंग्लिश मीडियम के अंदर FSC की हो पाकिस्तान से, तो उसका जो लेवल होगा तो वो सेम है। यहाँ पे जिम्नाजिया होता है, तो आपकी जो स्वीडिश का लेवल कि आप एक जिम्नाजिया के इक्विवेलेंट स्वीडिश बोल सकें तो वो लेवल 3 कैटेगराइज किया जाता है। जी हाँ, एग्जैक्टली जो आपने जो बात की वो बिल्कुल सही की है, और इसी को उन्होंने लिखा है कि
entry requirement is proficiency in Swedish equivalent to the level of the Swedish upper secondary school. हाँ जी, और Swedish 3. तो ये एग्जैक्टली आपने यही बात की. तो अच्छा, ये तो हो गया कि जनाब अगर आपने MBBS करना है स्वीडन आके, तो जो इसकी यहाँ की जो टॉप यूनिवर्सिटी है जो कि कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट है, वो तो इंग्लिश में ऑफर नहीं कर रही. क्या कोई और यूनिवर्सिटी ऑफर करती है इंग्लिश? ये वाली बात हम करेंगे किसी और प्रोग्राम के अंदर. आज हम इस टॉपिक को इधर ही क्लोज करेंगे और उसकी बजाय एक और टॉपिक को छेड़ना चाहेंगे, और वो है कि अगर एक स्टूडेंट आ रहा है इधर स्वीडन, मतलब स्टूडेंट का होना ज़रूरी नहीं है, कोई भी इंसान इधर आ रहा है, उसका स्पाउस जो है वो डॉक्टर है, उसने पहले से आपने डॉक्टरी की हुई है, आपने MBBS पाकिस्तान से मिसाल के तौर पर किया हुआ है, तो आपका इधर आके क्या बनेगा? आपका स्पाउस लेट से यहाँ पे एजुकेशन के लिए आ रहा है, या आ रही है, या जॉब के लिए आ रहा है, या आ रही है, या बिजनेस के लिए. तो जो दूसरा इंसान है उस कपल के अंदर, और उसके पास पहले से MBBS की डिग्री है, या लेट से डेंटिस्ट्री की डिग्री है, मेडिकल की कोई भी डिग्री है, बेसिकली नर्सिंग भी हो सकती है. ये एक अलग सवाल है कि पाकिस्तान की नर्सिंग की एजुकेशन यहाँ पर जो है ना चलेगी कि नहीं चलेगी, इसको भी हम एड्रेस कर लेंगे इन डिटेल. बेहतर है हम इसके ऊपर स्पेकुलेट ना करें, अभी हम उसी बात पे स्पेसिफिकली फोकस करते हैं जो कि हमारा आज का फोकस है. तो आपके पास पहले से मेडिकल की डिग्री है, तो आपने इधर आके इस सिस्टम के अंदर आप कैसे सेट हो सकते हैं? तो मैं कहूँगा कि बहुत आसान भी है और थोड़ा सा मुश्किल भी है. बहुत आसान इसलिए है कि यहाँ पर डॉक्टर्स की, मेडिकल स्टाफ की हमेशा कमी है, हमेशा इनकी डिमांड रहती है, हमेशा इनको मेडिकल स्टाफ में बंदे चाहिए होते हैं, ये बंदियाँ चाहिए होती हैं. इट डजंट मैटर कि वो बंदा ये बंदी वैसे. तो वो डॉक्टर्स भी हो सकते हैं वो, और वो दूसरे लोग भी हो सकते हैं जो कि हेल्थ के शोबे में आते हैं. तो अभी कोरोना की वजह से तो कुछ ज़्यादा ही हो गया था, इनकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड रही है. तो अब अगला सवाल है कि फिर वो कैसे इस सिस्टम का हिस्सा बनेंगे, उनको जॉब कैसे मिलेगी? तो उसकी जो है ना मैंने डिटेल्स निकाल के रखी हुई हैं. सही है. तो उसकी डिटेल में सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है ना कि आप के पास पहले से मेडिसिन की डिग्री है, MBBS की दिल से डिग्री है, तो आपने इधर आके जॉब करनी है. तो सबसे पहले जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो है स्वीडिश. आपने स्वीडिश लैंग्वेज जो है ना उसकी प्रोफिशिएंसी लेनी है. तो उसके लिए मैं आपको यहाँ से डायरेक्ट उनकी जो वेबसाइट है उनसे पढ़ के बता देता हूँ. आपने लर्न करनी है जो स्वीडिश है उसको वो कहते हैं SFA, स्वेंस्का फॉर एकेडमिकर. तो एक तो जो है ना रेगुलर स्वीडिश है, और एक मेडिसिन के लिए स्पेशल जो इनकी स्वीडिश है आपने वो पढ़नी है. तो जो कि इंटेंडेड फॉर पीपल वर्किंग इन क्लिनिकल हेल्थ केयर एजुकेशन बैकग्राउंड. और अगर आप लेट से वो नहीं ले पाते तो आपके पास अगर आपने रेगुलर करनी है तो उसका भी उन्होंने लेवल बताया हुआ है कि आपने SBA 3 और C1 एक लेवल है जो कि यूरोपियन यूनियन ने डिसाइड किया हुआ है. तो उस लेवल तक आपकी लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए. तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होगी कि आपने स्वीडिश सीखनी है. सही है. तो वो मेरे ख्याल में तैमूर साहब बता सकते हैं कि इस लेवल की स्वीडिश सीखने के लिए हो सकता है आपको 6 महीने लगे. आपकी यहाँ पर एग्जांपल्स हैं हमारे पास, कई दोस्तों की स्पाउस, उनकी वाइफ थी तो उनके हस्बैंड उन्होंने आगे इधर आके स्वीडिश सीखी है. अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूँगा कि इस लेवल की प्रोफिशिएंसी के लिए 6 माह बहुत कम टाइम है. 6 माह का मतलब है 6 माह आपने फुल टाइम अगर सिर्फ और सिर्फ स्वीडिश पढ़ी है, इवन देन 6 मंथ इज टू लिटिल. मैं कुछ जानता हूँ केसेस ऐसे जहाँ पे कुछ लोगों ने प्राइवेट फोक यूनिवर्सिटी के अंदर प्राइवेट प्रोग्राम होता है जो कि फोकस्ड होता है डॉक्टर्स के लिए. उसमें कुछ सीट्स होती हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, जो स्टेट्स फंड करती है और आपका एडमिशन हो जाता है. कुछ होती हैं जो आपको प्राइवेटली पे करना पड़ता है.
और अप टू 40-50,000 स्वीडिश क्रोनर्स उसकी फी है जो कि लगती है, लेकिन वो फास्ट ट्रैक है। 1 साल के अंदर आपको वो इस लेवल पे ला के खड़ा कर देते हैं कि आप एलिजिबल हो जाएं आगे अपनी मेडिकल प्रोफेशन को कंटिन्यू करने के लिए। तो वो एक फास्ट और शॉर्टेस्ट वे है जी। तो उसमें क्योंकि जो फ्री वाले केसेस हैं वो बहुत कम है, फ्री वाली जो सीट्स हैं वो बहुत कम है, और सम टाइम कुछ लोगों को कंट्री भी चेंज करना काउंटी चेंज करनी पड़ती है, दूसरे सिटी में जाना पड़ता है क्योंकि आपको अपने सिटी में एडमिशन नहीं मिलता। तो ये एक चैलेंज है, पहला केस। अब दूसरा है कि अगर आप SFE वाले ट्रैक से जाते हैं तो टिपिकली जो SFE है स्वीडिश फॉर इमिग्रेंट्स, SFE वाले अगर ट्रैक से आप जाते हैं तो यूजुअली ये ट्रैक काफ़ी स्लो होता है, बिकॉज SFE में सारे प्रोफेशनल्स नहीं आते। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि बेसिक FSC एजुकेशन के साथ से दूसरे बैकग्राउंड के साथ, तो वो टाइम ज़्यादा ले सकता है। इट कैन टेक इवन अप टू 2 years, जो कि आप साल में कर सकते हैं, वो 2 साल पे भी चला जाता है, और फिर फैमिली सर्कमस्टांसिस वो सारी चीज़ें देखनी है। तो ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट स्वीडिश के लिए। उसके बाद फिर आपका एडमिशन होता है मेडिकल एग्जाम के लिए। सर ये तो वो आप उसके ऊपर दें। जी बिल्कुल। तो बस मैं कनेक्ट करना चाह रहा था कि पहले आपको एटलीस्ट 1 year चाहिए जो कि फास्ट ट्रैक फुली डेडिकेटेड प्रोग्राम है, और 2 साल कोई बड़ा मसला नहीं है, 2 साल भी लग सकते हैं जी। तो बेसिकली हम बात कर रहे थे कि अगर आपके पास पहले से MBBS डिग्री है या कोई और मेडिकल की डिग्री है, आपने इधर आके जॉब करनी है तो आपको डेफिनेटली जॉब मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। और उसके 6 जो है स्टेप्स हैं, 6 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है स्वीडिश लैंग्वेज के ऊपर प्रोफिशिएंसी, जो कि मैंने और तैमूर भाई ने आपको बहुत डिटेल के साथ बता दिया है। और दूसरा स्टेप है वैलिडेट द डिप्लोमास, कि आपकी जो पहले से डिग्री है आपने उसको सोशल सिटीजन कहते हैं, यहाँ पे एक इदारा है, तो वो आपको जब आपकी टाइम आएगा तो आप इसको वैसे गूगल कर सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट का एक इदारा है, आपने अपने जो डिप्लोमा है या जो डिग्री है आपके पास, आपने उसको वैलिडेट करवाना है कि वो यहाँ पर आपको स्वीडिश इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट मिल जाए। और इस किस्म के काम वैसे HEC भी करती है, जो इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट देती है वो तो ऑफ कोर्स पाकिस्तान के लिए होते हैं, लेकिन इधर आके आपको यहाँ से लेना पड़ेगा। तो ये है दूसरा स्टेप। उसके बाद तीसरा स्टेप है कि पास द प्रोफिशिएंसी एग्जामिनेशन। इसको स्वीडिश में कहते हैं कुंस्का प्रूवत, और इंग्लिश में आप इसको कह सकते हैं प्रोफिशिएंसी एग्जामिनेशन। तो ये एक थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल टेस्ट होता है जो कि स्वीडिश के अंदर होगा, और कोई भी इंसान जिसने ये लेना है वो मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट्स कर सकता है ये एग्ज़ाम लेने की। अगर आपने 3 ट्राइज में ये पास नहीं किया तो मेरे ख्याल में आप फॉर लाइफ आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। और आपने जब पहली एक अटेम्प्ट कर ली है ये एग्ज़ाम की, तो दूसरी और तीसरी अटेम्प्ट आप विद इन 5 years कर सकते हैं। ठीक है, ये 2 चीज़ें हैं कि आपके पास ये एग्ज़ाम पास करने की 3 जो है अटेम्प्ट्स हैं आपके पास, कि 3 के अंदर आपने इसको पास करना है। और अगर आपने तीनों फेल कर दी तो फिर स्वीडन के अंदर तो आप ये जो है ना आपको जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि आप ये प्रोफिशिएंसी एग्ज़ाम आपको पास देने का चांस ही नहीं रहेगा। जो चौथा स्टेप है वो है अटेंड द स्वीडिश लॉज एंड रेगुलेशंस कोर्सेज, क्योंकि जो हेल्थ का सेक्टर है ये थोड़ा सेंसिटिव है लॉज की वजह से, रेगुलेशंस की वजह से। तो पाकिस्तान के लॉज डिफरेंट हो सकते हैं यहाँ से, तो वो चाहते हैं कि आप उनके ये वाले कोर्सेज भी गो थ्रू करें, ताकि आप जब आप वापस जॉब पे आ जाएं, क्योंकि आपने प्रोफिशिएंसी एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है। तो चौथे स्टेप का यही मतलब है। तो वो फिर आपको जॉब मार्केट के लिए आपको तैयार कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको लॉज का जानना भी ज़रूरी है। तो ये वाले कोर्सेज अटेंड करना मैंडेटरी है। और उसके बाद है आपने क्लिनिकल इंटर्नशिप करनी है, ये भी मैंडेटरी है। बेसिकली बेशक आपके पास इससे पहले पाकिस्तान के अंदर या किसी और कंट्री के अंदर जितना मर्जी एक्सपीरियंस है, लेकिन वो फिर भी आपको इस चैनल से गुजारेंगे कि यहाँ पर आप इंटर्नशिप करें, ताकि आप यहाँ की सिस्टम को समझें और एनवायरनमेंट को समझें और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को पहचान करें कि आपने उनको कैसे इस्तेमाल करना है। और ये 6 महीने इसमें भी लग सकते हैं।
एक इसको ना शायद साहब यहाँ पे सॉरी क्योंकि हमारे पास अब ऑलमोस्ट 2 एक मिनट्स स्टेप रह गया आप बस। जी, तो सिर्फ आप उसको मैं कनेक्ट कर दूँ लास्ट में, फिर आप उसको समराइज़ कर दीजिएगा कि ये बिल्कुल वैसे है जैसे हमारी हाउस जॉब होती है पाकिस्तान, तो इसको वैसे देखें। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट अगर हम जब सेशन करेंगे तो उसमें हम एक और चीज़ के ऊपर जाएंगे जो हमने आज बात करनी थी, लेकिन क्योंकि हम टाइम नहीं रहा, एक यहाँ पे है मास्टर पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम जो कि इंग्लिश में है। तो वो डॉक्टर्स के लिए बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, हम उसके ऊपर स्पेशल सेशन कर लेंगे या नेक्स्ट में, तो उसके लिए आप देखते रहिए। उसके ऊपर आएंगे तो शायद साहब जी आखिरी स्टेप आप बता दें ताकि। सर आखिरी स्टेप यही है कि फिर उसके बाद आपने लाइसेंस के लिए, प्रैक्टिस लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। स्वीडिश में उसका लफ्ज़ है लेगितिमशन और इंग्लिश में आप उसको लाइसेंस कह सकते हैं। तो आप जब पिछले वाले 5 स्टेप पूरे कर लें, मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले है स्वीडिश लैंग्वेज, उसके बाद है वैलिडेट द डिप्लोमास, उसके बाद है प्रोफिशिएंसी एग्जामिनेशन, उसके बाद है स्वीडिश लॉज और रेगुलेशन, और उसके बाद है क्लिनिकल इंटर्नशिप, और आखिरी स्टेप है कि आपने लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। जब आपको ये लाइसेंस मिल जाएगा उसके बाद फिर आप वाइट कोट यहाँ पर पहन सकते हैं, आप जॉब कर सकते हैं। दैट इज ऑल। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि काफ़ी डिटेल से आपने सारे स्टेप्स को गो थ्रू किया। नेक्स्ट सेशन में हम यूँ करेंगे, अपने दोस्त जो हैं डॉक्टर्स उनको बुला लेंगे, उनके साथ एक तफसीली के कौन कौन से चैलेंजेस, क्योंकि हिडन चैलेंजेस भी काफ़ी होते हैं इस प्रोसेस के अंदर, वो किस पेन से गुजरे हैं, तो हम वो उसके ऊपर बात कर लेंगे और मास्टर पब्लिक हेल्थ का भी जिक्र कर लेंगे। इसके अलावा मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके पास कोई और क्वेश्चंस हैं, फील फ्री टू राइट, इसके नीचे कमेंट में लिखें, डायरेक्टली लिखें हमारे पेज के ऊपर। और जी शाहिद साहब, बस मेरे ख्याल में आज हमारा प्रोग्राम का टाइम तो ख़त्म हो गया, तो आज के लिए देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह डॉक्टर तैमूर ने बताया कि हम इसके फॉलोअप सेशंस भी करेंगे, तो अगर आपके पास क्वेश्चन है तो लाजमी हमें भेजें अपने क्वेश्चंस, वरना हमने जो प्लान किया वो तो हम करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।